सर उनके प्रोटेस्ट असाइड, द जनरल थीम, जो जनरल कंसेंसस यह है कि देयर हैज बीन growing religious intolerance in India in the last year and a half. Yes, that is true. What do you have to say on that? Absolutely correct. That is true. Because these people who are in power, basically, BJP is controlled by RSS, and RSS is rabidly anti-Muslim and anti-Christians. कहें कुछ भी, but in reality they are rabidly anti-Muslim and anti-Christian. Is that the reason why do you think PM Modi has been silent on incidents like that? Actually, he is himself an RSS प्रचारक भाई. He was an RSS प्रचारक. No, but sir, एक तो ये भी व्यू है ना कि राइट्स तो पहले भी होते थे. ऐसा तो नहीं कि पहली मर्तबा भी राइट्स हो रहे हैं. ये इधर देखिए ऐसा था, हम बता रहे हैं आपको, राइट्स तो कराते थे, अंग्रेज कराते थे. मैंने इस पे पूरा लिखा है मेरे ब्लॉग. देखिए 1857 के पहले कोई राइट्स नहीं होते थे. 1857 इज द वाटरशेड, क्योंकि जो म्यूटिनी में हिंदू मुस्लिम जॉइंटली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, उस म्यूटिनी को क्रश करने के बाद ब्रिटिश डिसाइडेड दैट द ओनली वे टू कंट्रोल इंडिया इज डिवाइड एंड रूल. तो सारे कम्युनल राइट शुरू होते हैं 1857 के बाद. यू विल नॉट हियर ऑफ एनी राइट बिफोर दैट. अंग्रेज कलेक्टर रात को पंडित जी को बुलाता था चुपके से और पैसा देता था और कहता था कल से मुसलमानों के खिलाफ बोलो. और इसी तरह रात को मौलवी साहब को बुलाता था, पैसा देता था, कहता था कल से हिंदुओं के खिलाफ. आर्टिफिशियली इंजीनियर हुआ. फिर एजेंट प्रोवोकेटर्स को हायर किया अंग्रेज़ों ने कि कोई मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं लोग तो जोर से गाना बजाना करो ताकि डिस्टर्ब करें और वो मुस्लिम समझें कि हिंदू लोग बदमाशी कर रहे हैं. इसी तरह एक गाय काट के किसी मंदिर में रातों रात मंदिर में फेंक दो, दीवार पे लिख दो अल्लाह अकबर, ताकि हिंदू समझे कि मुसलमान करा रहे हैं. और 1909 में मिंटो मोलर रिफॉर्म्स आए जिसमें सेपरेट इलेक्टेड्स, हिंदू हिंदू को वोट दे सकता है, मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे सकता है. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई गई. पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. हाउ कैन अ यूनिवर्सिटी बी हिंदू मुस्लिम? यूनिवर्सिटी मीन समथिंग यूनिवर्सल. और ये लैंग्वेज की हिंदी भाषा हिंदुओं की, उर्दू भाषा मुसलमान, ये सब पॉलिसी चलाते, जहर बोते बोते ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड, जाके इट लेड टू पार्टीशन ऑफ 1947 एंड क्रिएशन ऑफ एन आर्टिफिशियल कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान. पाकिस्तान कोई मुल्क पुल नहीं है, इट्स अ फेक कंट्री. इट विल बी वन डे अगेन रियूनाइटेड विद इंडिया. इनफैक्ट इट इज पार्ट. अच्छा, आपको लगता है ये? नहीं लगता क्या है. आप पाकिस्तानियों से मिले कभी? आप तो इंग्लैंड में मिले होंगे. बहुत दोस्त हैं. अच्छा, हालांकि पता नहीं कैमरा पे ये कहना भी आजकल कितना. नहीं, मैं तो ओपनली कोई पता नहीं, हमारे दोस्त हैं. मैं तो दोस्त ही नहीं, मैं कहता हूँ वी आर वन ऑफ देम. मैंने ओपनली कहा कि पाकिस्तानी कई आते हैं, कईयों दिल्ली आए थे, मुझसे मिले. आई डोंट फील एनी डिफरेंट. देखने में एक दूसरे जैसे लगते हैं, हिंदुस्तानी में बात करते हैं, वही कल्चर है, वही जबान वही है, फूड हैबिट, बिरयानी का शौक है और उर्दू पोइट्री, लव ऑफ उर्दू पोइट्री, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. बट वी आर नॉट डिफरेंट. ये तो आर्टिफिशियल. पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है. वहाँ पाकिस्तान क्या है? इट इज़ पंजाब, इट इज़ सिंध, इट इज़ बलूचिस्तान, इट इज़ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. These were all part of India from Mughal times. ये कोई मुल्क थोड़ी, ये तो अंग्रेजों ने क्रिएट किया ताकि लड़ते रहें और इंडिया शुड नॉट बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल पावर. पूरा खेल यही था. So coming back to that sir, कि what is so different now? Riots पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं. What is different? बढ़ाया जा रहा है ना. बदला क्या है? बदला ये है कि आपको you must know, the whole western game is कि you will not be allowed to become a modern industrial power. आपने कल ब्लॉग लिखा है, आज ब्लॉग लिखा है इस पे कि they you sense a foreign hand in what is happening देखिए now. ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए. I have to explain this in a little detail. चाइना में रेवोल्यूशन हुआ 1949 में. And the leaders who came to power were patriotic people. They rapidly industrialized China. And now today there is a massive industrial base in China. Now that massive industrial base coupled with the cheap labor available in China enables the Chinese to undersell the whole world in consumer goods. The Chinese have captured the consumer market in Western countries. आप जाइए किसी नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री में, supermarkets are packed with Chinese consumer goods because the Chinese can sell at less than half the price at which the American manufacturer can sell because the Chinese labor is cheap. You see, you must always remember that cost of labor is a big chunk of the total cost of production. Yeah. And if the cost of labor is less, then the cost of production is less.
And if the cost of production is less, you can sell at a cheaper price and undersell your business rival. Now, if India also becomes another China, will it not further damage the Western economy? Because who will buy their goods when their labor is so expensive? Indian labor is even cheaper than Chinese labor. You see, to become a modern industrial power, you require two things. Firstly, you require a massive industrial base, and then you require cheap labor. India had cheap labor in 1947, but did not have a massive industrial base because the British policy was not to allow us to industrialize. Because if we had industrialized, we would have become a big rival to British industry. So British did not allow us to set up any heavy industrial base. They permitted some light industry like textiles and plantations, which too were originally owned by the British. Mm-hmm. But we were not allowed iron and steel and heavy industries. So in 1947, there were very few engineers, very few industries. Today, the situation is totally different. We had, under Pandit Nehru, we set up a heavy industrial base which developed. Today, the position is that India of 2015 is very different from the India of 1947. Mm-hmm. Today, we have thousands of very competent engineers, managers, technicians, scientists, doctors, and so on. So, today we have all the technical skills which is required to become a modern industrial power. Plus, we have huge natural resources. India is not a small country like England. It is almost a continent. So we have all that is needed for becoming a modern industrial power. We are potentially a modern industrial power, but not in reality. If we become in reality, then with our cheap labor, we will undersell, yes, the Western economies. So Westerners are determined that India must not be allowed to become a modern industry. See, politics is concentrated economics. If you want to understand politics, you must understand the economics of the whole thing. The economics is that India today has all that is required to become a modern industrial power. It has huge pool of technical skills, very competent engineers and technicians and so on. We have got huge natural resources, everything required to become a modern industrial power. But if we do become a modern industrial power, then what will happen to the Western economy? As it is, China has become a big headache to the West. Mm-hmm. Because Chinese, if you go to America and you lived in England, you may have seen in the supermarkets, the Chinese can sell the same high quality goods which a Western manufacturer sells, but at less than half the price, because the Chinese labor is cheap. Agree. So, now if India also become another China, will it not become another Frankenstein monster for them? One Frankenstein monster has created a headache for the West. And if India becomes another industrial power, what will happen to the Western economy? Will it not collapse? This is a subject that we can keep on talking forever. But thank you very much, Justice Kaju, for speaking to us. And I hope, the things that you have been writing, through blogs about bringing about changes, I hope that happen, because that's precisely why the Janata Ka Reporter has come into being. So I hope, that no, happens. it will happen, but it will take time. Yeah.